भाई एक सेकंड रुको। पोर्चुगल के पास है रोनाल्डो, है बर्नार्डो सिल्वा, है ब्रूनो फर्नांडिस, है जुआओ नेवेस, है नूनो मेंडेस जो शायद दुनिया का बेस्ट लेफ्ट बैक है इस वक्त। तो फिर ये टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत सकती? आज मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो कोई पोर्चुगीज पंडित भी खुलकर नहीं बोलेगा, क्योंकि सच सुनना मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि पोर्चुगल 2026 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए तो अगले कुछ मिनट पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे, एक ऐसा टैक्टिकल फॉर्मूला जो अगर कोच रॉबर्टो मार्टिनेज फॉलो करे तो पोर्चुगल जेन्युइनली वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, और अगर नहीं किया तो भाई वी आर डूम्ड। कहानी शुरू होती है सबसे बड़े सवाल से। अगर इतने सुपरस्टार्स हैं तो ये टीम बार बार कोलैप्स क्यों करती है? अगर पोर्चुगल का स्क्वाड कागज पे देखो ना तो ये एक सुपर हीरो टीम लगती है। हर नाम पर ध्यान तो दो, दिल खुश हो जाता है, लेकिन पिच पर आते ही मैजिक गायब। ये लोग 11 अलग अलग हीरोज की तरह खेलते हैं, एक कोहेसिव टीम की तरह बिल्कुल नहीं। और यही हमारी सबसे पहली और सबसे कड़ी प्रॉब्लम है, द केमिस्ट्री क्राइसिस। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एक साथ खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली मैजिक होगा, लेकिन फुटबॉल इज नॉट दैट सिंपल। एक टीम तभी जीत सकती है जब 11 प्लेयर्स एक दिल एक जान होकर एक सिस्टम के लिए रन करें। पोर्चुगल में हर प्लेयर अपनी अलग धुन में है। विंगर्स अपने लिए खेल रहे हैं, फॉरवर्ड्स अपने लिए। ये एक साथ खेलने के बजाय एक दूसरे के काम में रुकावट बनते हैं। ये टीम नहीं है मेरे भाई, ये एक ऑल स्टार शो है, और ऑल स्टार शो से ट्रॉफी नहीं आती। अब इस केमिस्ट्री के खराब होने की सबसे पहली वजह पता है क्या है? हमारा फॉरवर्ड लाइन, जहां वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर। रोनाल्डो राइट नाउ इज 41 ईयर्स ओल्ड। 41। वो अभी भी गोल स्कोर करता है, नो डाउट। नेशंस लीग में टॉप स्कोरर रहा, जो उसकी उम्र के हिसाब से कंप्लीटली इनसेन है। लेकिन जब बात आती है ना कि वर्ल्ड कप के हाई इंटेंसिटी नॉकआउट राउंड्स की, फ्रांस, ब्राजील या अर्जेंटीना के अगेंस्ट जब हमें एक कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी स्पीड जा चुकी है, प्रेसिंग गायब है, और होल्ड अप प्ले अब पहले जैसा डोमिनेट नहीं रहा। वो अब सिर्फ बॉक्स के अंदर एक थ्रेट है, और वो भी तभी जब बॉल उन तक सही से पहुंचे। अब तुम बोलोगे भाई गोंकालो रामोस भी तो है। ऑनेस्टली बोलूं, रामोस ने अभी तक कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं किया है। नॉट इन PSG, नॉट फॉर कंट्री, नथिंग। ही हैव द पोटेंशियल, लेकिन वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में आप पोटेंशियल के भरोसे नहीं उतर सकते। तो जब आपके पास एक कंप्लीट मॉडर्न स्ट्राइकर नहीं होता तो सारा प्रेशर आता है आपके विंगर्स पे। लेकिन हमारे विंगर्स के साथ एक अलग ही कहानी चल रही है। फेलिक्स, लियाओ, पेड्रो नेतो, कॉन्सेसाओ, चारों अनबिलीवेबल टैलेंट्स हैं, लेकिन चारों की आदत एक ही है, अंदर कट इन करना, बॉल फीट पे चाहिए और खुद ही स्टार बनना है। कोई टीम के लिए सेल्फलेस रन्स नहीं बना रहा है, कोई विद मेंटेन नहीं कर रहा, सब के सब एक ही सेंट्रल जोन में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा अटैक एक बड़ा ट्रैफिक जैम बन जाता है। स्ट्राइकर के लिए स्पेस खत्म और क्रिएटिव मिडफील्डर्स के लिए पासिंग ऑप्शंस बंद। और बात जब क्रिएटिव मिडफील्डर्स की आई है तो चलो मिडफील्डर्स के सबसे बड़े हाथी पर बात करते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस। पेपर पे हमारी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग लगती है, जुआओ नेवेस, विटिनिया, ब्रूनो, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ब्रूनो हमेशा मेन मैन बनना चाहता है। उसका क्रिएटिविटी जीनियस बेहतरीन है, लेकिन जब बात आती है डिफेंसिव ड्यूटीज की, प्रेसिंग की या ट्रैक बैक करने की, तो वहाँ थोड़ा सा नाटा दिखता है। जब ब्रूनो और विंगर्स सब आगे बढ़ते हैं तो हमारे डिफेंस बिल्कुल अकेली और एक्सपोज्ड रह जाती है, और एक्सपोज्ड डिफेंस के लिए पीछे कोई देवता नहीं बैठा है। हमारी डिफेंस अब कोई रॉक सॉलिड नहीं रही। रूबेन डियास ड्रेसिंग रूम का लीडर है, पर उसकी एब्सोल्यूट प्राइम पीक अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। पहले वाली खौफनाक प्रेजेंस अब नहीं रही। उसके साथ अंतोनियो सिल्वा यंग और प्रॉमिसिंग जरूर है, पर वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस के लिए एक्सट्रीम प्रेशर में है, वो कंप्लीटली अनप्रूवन है ये। और राइट बैक पे है हमारे पास जुआओ कैंसेलो, अटैक में
कंप्लीट जीनियस, उसकी डिलीवरी और क्रिएटिविटी एलीट है। लेकिन डिफेंस में भाई बिल्कुल भगवान भरोसे हैं हम लोग। वो डिफेंस पोजीशनिंग छोड़ देता है, गैप्स छोड़ता है। अगर आप इस गैप को भरने के लिए डिएगो डायलॉट को लाते हो तो राइट साइड बिल्कुल डेड हो जाती है। जीरो अटैकिंग थ्रेट। डायलॉट का मैक्सिमम यूज सिर्फ ये है कि अब आप 85th मिनट में 1-0 से जीत रहे हो, तब उन्हें लाओ और पार्क द बस कर दो। हाँ, लेफ्ट साइड में है नूनो मेंडेस के रूप में हमारे पास दुनिया का बेस्ट एसेट, जो अटैक और डिफेंस दोनों संभाल सकता है। पर अकेला मेंडेस पूरी डिफेंस का भार नहीं उठा सकता, स्पेशली तब जब पीछे गोलकीपर का कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ हो। डिएगो कोस्टा शॉट स्टॉपर अच्छा है। यूरो 2024 में स्लोवेनिया के अगेंस्ट 3 पेनल्टीज बचाकर वो हीरो बना था, हम सब जानते हैं। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास कीपर सिर्फ शॉट नहीं रोकता, वो पूरी बॉक्स को डोमिनेट करता है, सेंटर बैक्स को ऑर्गेनाइज करता है। कोस्टा के साथ ये सब कुछ बड़ा केओटिक लगता है, कंट्रोल्ड नहीं। लेकिन इन सारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से बड़ी एक प्रॉब्लम है जो ऊपर डगआउट में बैठी है, रोबर्टो मार्टिनेज। ये वही आदमी है जिसने बेल्जियम की पूरी गोल्डन जनरेशन हैजार्ड, डे ब्रुयन, लुकाकू, कोर्तुआ को बिना एक भी मेजर ट्रॉफी के वेस्ट कर दिया, क्योंकि मार्टिनेज के सिस्टम बेहद रिजिड है। मैच खराब जा रहा हो, ओपोजिशन उन्हें एक्सपोज कर रही हो या प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो, ये आदमी अपना प्लान नहीं बदलता। यूरो 2024 में हमारे पास बेस्ट ड्रॉ था, बेहतरीन स्क्वाड थी, फिर भी हम टैक्टिकली कंफ्यूज दिखे। फेडरेशन ने फिर भी उन्हें नहीं हटाया, जो कि पॉलिटिक्स और लॉयल्टी की वजह से एक बड़ी गलती थी। तो अब एक सवाल ये है, क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है? क्या इन सारी उलझनों का कोई इलाज है? हाँ है। और अब बात करते हैं उसी स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान की। अगर हमें 2026 में सच में जीतना है तो मार्टिनेज को अपनी रिजिडिटी को छोड़कर इन 5 स्टेप टैक्टिकल फॉर्मूला को अप्लाई करना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होती है बेसिक स्ट्रक्चर से, 4-3-3 होल्डिंग फॉर्मेशन। अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, ना कोई 4-2-3-1, ना 3-5-2, सिर्फ एक क्लीन 4-3-3 होल्डिंग। दिस इज द फॉर्मेशन दैट पोर्चुगल इज द बेस्ट टू स्टॉप देयर ओन वीकनेसेस। 3 मिडफील्डर्स जो पूरे ग्राउंड को कवर करेंगे, जिससे कांसेलो जो राइट पे गैप छोड़ता है उसे कवर किया जा सकता है। डिफेंस सॉलिड रहेगी और विंगर्स को नेचुरली अपनी विद मिलेगी काउंटर अटैक के लिए। और जब ये स्ट्रक्चर सेट हो जाए तो हम आते हैं अपने सबसे बड़े पजल पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूज कैसे करना है। रोनाल्डो को अब पूरी तरीके से एक प्योर पोचर बनाना होगा। उसे बोलो मत कि तुम्हें पीछे आओ, प्रेस करो या लिंक अप प्ले करो। उसकी उम्र को रिस्पेक्ट करो। पूरे मैच में सिर्फ 5 से 10 टचेस मिलने चाहिए उसको, लेकिन वो टचेस बॉक्स के अंदर डेडली होने चाहिए। उसकी मूवमेंट और फिनिशिंग टाइट स्पेसेस में आज भी वर्ल्ड क्लास है। उसे एग्जैक्टली वहां रखो जहां वो सबसे बड़ा खतरा है, एज अ प्योर गोल मशीन। लेकिन रोनाल्डो तभी स्कोर करेगा जब उसे साइड से सर्विस मिलेगी, और इसके लिए विंगर्स को उनकी सही जगह पर डिप्लॉय करना होगा। विंगर्स को स्ट्रिक्टली ट्रू लेफ्ट विंगर और राइट विंगर बनाना पड़ेगा, नो वाइड लेफ्ट मिडफील्डर और राइट मिडफील्डर। जब वो अंदर ड्रिफ्ट करते हैं तो सब एक ही जगह जम जाते हैं और अटैक फ्रीज हो जाता है। हमें चाहिए कि विंगर्स टच लाइन पकड़ के रहें, स्पेस क्रिएट करें और क्रॉसेस डालें। राइट विंग पर स्पेशली फ्रांसिस्को कॉन्सेसा को खेलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे टीम में वो सबसे डिसिप्लिन्ड विंगर है जो ट्रैक बैक करके डिफेंस में मदद करेगा। जब कांसेलो आगे अटैक पर जाएगा तो कॉन्सेसा पीछे आकर उसी जगह को कवर कर लेगा, वो इतना भयंकर है। लेफ्ट पे लियाओ को नूनो मेंस के साथ लिंक अप करना चाहिए। लेकिन इस पूरे अटैकिंग सेटअप को चलाने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस को एक बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। ब्रूनो को ये एक्सेप्ट करना होगा कि इन दिस सिस्टम वो स्टार नहीं है, बल्कि इस टीम का इंजन है। उन्हें हर वक्त क्रिएटिव हीरो बनने की कोशिश छोड़कर पोजीशन को रिसाइकल करना होगा, प्रेस करना होगा और डिफेंसिव सपोर्ट देना होगा। अगर उन्होंने अपना ईगो साइड रखकर ये रोल पकड़ ली तो ये मिडफील्ड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। और इस मिडफील्ड के पीछे जो लड़का सबसे बड़ा सॉलिड बेस बनेगा
वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट जुआओ नेवेस। जुआओ नेवेस इस टीम का असली दिल है। उसका काम है वो है जो शायद कैजुअल फैंस को ना दिखे, पर जिस दिन वो नहीं खेलेगा पूरी टीम तहस नहस हो जाएगी। वो होल्डर बनकर बैठेगा, गैप्स फिल करेगा और ओपोनेंट्स के काउंटर अटैक्स को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करेगा। वो कम्प्लीटली इररिप्लेसेबल है और उसे ग्रुप स्टेज से ही प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन जब ओपन प्ले में मैचेस फंसेंगे तब पोर्चुगल को अपना एक ऐसा सोया हुआ वेपन जगाना पड़ेगा जिससे वो लोग लगातार इग्नोर कर रहे हैं, सेट पीसेस। भाई पोर्चुगल के पास है रोनाल्डो, दियाज और इनाशियो जैसे एरियल थ्रेट्स एंड बॉल को डिलीवर करने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस जैसा मास्टर प्लेयर। फिर भी कॉर्नर्स और फ्री किक्स ये लोग सेट पीसेस से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। कोई सेट पीस रूटीन नहीं है, बस क्रॉस मारो और दुआ करो, ये वाला सीन है। वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस अक्सर टाइट होते हैं, वहाँ एक डिजाइन्ड सेट पीस रूटीन आपको सीधा सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। हमें एक डेडिकेटेड सेट पीस कोच चाहिए। और यहाँ तक तो आपने सिस्टम समझ लिया, लेकिन असली जीनियस छुपा है हमारी इन गेम स्ट्रैटेजी में। एक ऐसा प्लान जो 90 मिनट्स के अंदर ओपोनेंट के दिमाग के साथ खेलेगा। द टू फेस प्लान। पोर्चुगल को एक ही मैच के अंदर दो अलग अलग अवतार में खेलना चाहिए ताकि सामने वाली टीम कभी एडजस्ट ही ना कर पाए। शुरुआत के 60 to 85 मिनट्स होगा फेज 1। ये फेज थोड़ा बोरिंग और कंजर्वेटिव होगा। हम 4-3-3 होल्डिंग में कॉम्पैक्ट रहेंगे। रोनाल्डो बॉक्स में अपनी एनर्जी सेव करेगा। कौन से सा वो ब्रूनो सैक्रिफाइस करके डिफेंस को सॉलिड करेंगे। ओपोनेंट को आगे आने दो, उन्हें थकने दो और जैसे ही कोई छोटी सी गलती मिले काउंटर अटैक पे उनके ऊपर ब्लास्ट कर दो। ये वही रिजिड हार्ड टू बीट फॉर्मूला है जिससे हम लोग 2016 का यूरोस जीते थे। लेकिन जैसे ही मैच 80th मिनट पे पहुंचे, वहां पर एंटर होंगे हम लोग फेज 2 में, जहां पूरा गेम पलट जाएगा। रोनाल्डो बाहर आएंगे और पेड्रो नेतो एंटर करेंगे एज अ फॉल्स 9। नेतो स्ट्राइकर की पोजीशन से डीप ड्रॉप करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे और उनके पीछे से हमारे विंगर्स इनसाइड फॉरवर्ड्स बनकर बॉक्स के अंदर एक्सप्लोसिव रन्स बनाएंगे। जो ओपोनेंट डिफेंडर्स पिछले 70 to 80 मिनट से एक स्टैटिक रोनाल्डो को मार्क करने की आदत बना चुके हैं, उनके सामने सडनली एक फास्ट, डायनेमिक और नया सिस्टम आ जाएगा। फ्रेश लेग्स, नया शेप, नया हेडेक। दुनिया के बड़े मैनेजर्स एंचेलोटी, ग्वार्डियोला यही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ थके हुए प्लेयर्स को बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरे टैक्टिकल शिफ्ट करने के लिए होते हैं। और पोर्चुगल के बेंच पे इतना टैलेंट है कि वो ये दोनों फेजेस बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन टैक्टिका तो अपनी जगह ठीक है भाई, पर तब क्या होगा जब मैच नॉकआउट प्रेशर और पेनल्टीज तक खींच जाएगा। मार्टिनेज को वर्ल्ड कप शुरू होने से महीनों पहले ही ये फिक्स करना होगा कि पेनल्टी टेकर्स का रूटीन क्या है। लास्ट मोमेंट पर पिच पे कैप्टन क्या पूछेगा कि भाई पेनल्टी कौन मारेगा। ये प्रोफेशनल फुटबॉल में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर रोबर्टो मार्टिनेज ने इस बार भी अपनी वही पुरानी बेल्जियन वाली मिस्टेक दोहराई और इस एलीट पोर्चुगल स्क्वाड को बिना किसी ट्रॉफी के खराब कर दिया, तो ये फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़ी और दर्दनाक ट्रेजेडी बनकर रह जाएगी। तो फाइनल सवाल, क्या पोर्चुगल 2026 वर्ल्ड कप जीत सकती है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल जीत सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब सब चीजें एक साथ सही बैठे। हमारा 4-3-3 स्ट्रक्चर, रोनाल्डो का प्योर पोचर रोल, विंगर्स का डिसिप्लिन, जुआओ नेवेस की फिटनेस और हमारा 1 and 2 फेस प्लान। और अच्छी बात यह है कि इस बार ड्रॉ ने हमारी मदद की है। हम ग्रुप के में हैं DR कोंगो, उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के साथ। ये एक मैनेजेबल ग्रुप है जहां मार्टिनेज के पास पूरा मौका है कि इस नए सिस्टम को नॉकआउट से पहले टाइट और टेस्ट करने के। प्लस एक बड़ा डार्क हाउस फैक्टर भी हमारे साथ है। सारी दुनिया की मीडिया फ्रांस, ब्राजील
इंग्लैंड और स्पेन के पीछे भाग रही है। दे हैव अ हाई चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। पोर्चुगल बिल्कुल अंडर द रेडार है और जब आपको कोई सीरियसली नहीं लेता तभी आप सबसे ज्यादा डेंजरस होते हो। देखो भाई, हम पोर्चुगल फैंस हैं, हम सफर करने के लिए ही बोर्न हुए हैं, लेकिन इस 2026 वर्ल्ड कप में एक ऐसी विंडो खुली है जो शायद अगले 20 इयर्स तक वापस नहीं आएगी। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है। इस मिडफील्ड जनरेशन का एब्सोल्यूट पीक चल रहा है। तो मार्टिनेज भाई प्लीज एक बार अपना जिद छोड़ो, फ्लेक्सिबल बनो, थोड़े ब्रेव डिसीजन लो। पोर्चुगल के फैंस तो ये डिजर्व करते हैं और ऑनेस्टली रोनाल्डो डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एल्स। वो अपनी कंट्री के लिए कितना बार कितनी चीजें उसने दी हैं। अगर इस वीडियो ने पोर्चुगल के बारे में तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी बदला हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डीप डाइव्स आगे भी आते रहेंगी। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ क्या तुम्हें लगता है कि पोर्चुगल इस बार हिस्ट्री बनाएगा या फिर तुम फिर से डूम्ड होने वाले हो। नीचे कमेंट करो।